नमस्कार। कार्तिकेय बत्रा नाम है मेरा और दी ललन टॉप चैनल पर एक बार फिर कोविड के रोजाना आंकड़े लेकर आपके सामने हाजिर हूं। पिछले 24 घंटे में भारत में 3,11,000 नए केस दर्ज हुए हैं और तकरीबन 4,100 लोगों ने अपनी जान गंवाई। अब ये 3,11,000 का आंकड़ा कल के आंकड़े से कम है। कल तकरीबन 3.25 लाख नए केस आए थे, तो ये खुशी की बात है। बाईं तरफ ग्राफ में आप देख सकते हैं कि जो लाल लकीर है वो कहीं ना कहीं अब झुकने लगी है। इसका मतलब जो नए केस हैं रोजाना के वो कम होने लगे हैं। मैंने आपको पहले एपिसोड में ये बताया था कि पैंडेमिक कंट्रोल में तभी आएगा जब हरी लकीर, रिकवरीज की जो लकीर है, वो इस लाल लकीर के ऊपर चली जाएगी और कुछ समय तक उसके ऊपर रहेगी। ऐसा लग रहा है कि यह परिस्थिति अगले कुछ दिन में बन सकती है, परंतु इस ग्राफ के पीछे कुछ ऐसी बातें हैं जो बताना जरूरी है। कल मैंने आपसे कहा था कि राष्ट्र स्तर की तो एक पीक होती है, लेकिन हर राज्य की अपने अलग अलग समय पर पीक होती है और हर राज्य भारत में अलग है, उसकी अलग अलग क्षमताएं हैं और हर राज्य के अलग अलग हेल्थ सिस्टम है, हर राज्य की अलग अलग स्वास्थ्य प्रणाली है। तो हर राज्य में टेस्टिंग को लेकर, टेस्टिंग के समय को लेकर, टेस्टिंग की क्वालिटी को लेकर बहुत फर्क है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि ये जो पीक हमें दिख रही है ये उन राज्यों की वजह से दिख रही है जहां से रिपोर्टिंग ठीक समय पर और ठीक ठाक मात्रा में हुई? ऐसा हो सकता है कि आगे जाकर जो राष्ट्रीय पीक है वो तो नीचे आ जाए, लेकिन ऐसे कुछ राज्य हों जो पीक कर रहे हों और उनका रिफ्लेक्शन हमें राष्ट्र की पीक में ना दिखे, क्योंकि वहां से आंकड़े या तो सही समय पर नहीं आए या आए ही नहीं। ऐसी एक संभावना है। आप लोग जहां से ये शो देख रहे हैं भारत में, आप मुझसे बेहतर जमीनी हकीकत को जानते हैं। अगर ऐसा है कुछ राज्यों में तो ये वहां पर परेशानी का कारण बन सकता है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये जो नए केसेस और नए मृतकों की संख्या आई है, ये राज्य कौन से हैं जिनकी सबसे ज्यादा भागीदारी है। तो नए केसेस में अभी भी सबसे ज्यादा भागीदारी दक्षिण के राज्य कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, साथ ही साथ महाराष्ट्र और फिर उसके बाद आंध्र प्रदेश और पश्चिम बंगाल। जो मृतकों की संख्या है वो अभी भी सबसे ज्यादा महाराष्ट्र से ही आ रही है। हालांकि वहां पे लॉकडाउन लगा हुआ है, केसेस कम हो रहे हैं, लेकिन मृतकों की संख्या अभी भी बहुत ज्यादा है। और जैसा कि मैंने आपको कहा, कारण ये है कि कुछ दिनों पहले तक केसेस की संख्या ज्यादा थी और वो केसेस जो कुछ दिन पहले आए थे, वो लोगों की जो मृतकों की संख्या है वो अब जाकर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं, क्योंकि कोविड संक्रमण के कुछ दिनों बाद ही कोविड संबंधित मौत होती है। महाराष्ट्र के बाद कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पंजाब, यहां से भी बड़े आंकड़े आए हैं मृतकों के। अब थोड़ी सी अच्छी खबर, एक्टिव केसेस की संख्या पिछले 24 घंटे में घटी है तकरीबन 56,000 से। इन 56,000 में 4,000 वो भी हैं जिनकी मृत्यु हुई है। लेकिन खुशी की बात यह है कि 52,000 केसेस ऐसे हैं, तो जो संख्या ठीक होकर कोविड हॉस्पिटल से या होम आइसोलेशन से बाहर निकले, उनकी संख्या 52,000 ज्यादा है उनके बनिस्पत जो कोविड के संक्रमण की वजह से पिछले 24 घंटे में अस्पताल या होम आइसोलेशन में कोविड की वजह से भर्ती हुए। तो जितने कम एक्टिव केसेस होंगे उतना दबाव हमारे स्वास्थ्य प्रणाली पर कम पड़ेगा। तो पिछले 24 घंटे में कल ही की तरह यह दबाव थोड़ा सा कम होता हुआ दिख रहा है। कोविड केसेस की संख्या भारत में सबसे ज्यादा अभी भी कर्नाटक में है, उसके बाद महाराष्ट्र, केरल और उसके बाद आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और राजस्थान। आगे बढ़ते हैं और आप में से कुछ लोगों ने कहा कि राज्य स्तर पर टेस्टिंग का ट्रेंड क्या है ये बताएं। तो इस वजह से मैंने भारत के जो सबसे बड़े 12 राज्य जनसंख्या के अनुसार उनका डेटा आपके सामने रखा है। आप देख सकते हैं कि हर राज्य में पिछले 2-3 महीनों में जब से ही सेकेंड वेव आई है, हर राज्य में कहीं ना कहीं टेस्टिंग बढ़ी है, पर पिछले कुछ दिनों में कई राज्यों में टेस्टिंग घटी भी है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, बंगाल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, गुजरात, जब से सेकेंड वेव शुरू हुई कहीं ना कहीं इन सबकी टेस्टिंग ऊपर गई। लेकिन कुछ राज्य जैसे उड़ीसा, बंगाल, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, यहाँ पे टेस्टिंग अभी भी बढ़ रही है, जो कि अच्छी बात है, और साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में। लेकिन कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे कि महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे टेस्टिंग पिछले कुछ दिनों में कम हुई है। तो ये एक चिंता की बात है। अब जिन राज्यों में टेस्टिंग बढ़ रही है उनमें बिहार भी शामिल है, मैं पहले बताना भूल गया। जिन राज्यों में टेस्टिंग बढ़ रही है, केवल इस बात से खुशी नहीं लेनी चाहिए कि यहाँ पे टेस्टिंग बढ़ रही है, इसके पीछे भी
कुछ सवाल पूछने लायक हैं। क्या टेस्टिंग हर क्षेत्र में बढ़ रही है क्योंकि राज्य बड़े होते हैं? क्या टेस्टिंग ग्रामीण इलाकों में भी बराबर हो रही है? क्या टेस्ट के रिजल्ट्स टाइम पर मिल रहे हैं? टेस्टिंग की क्वालिटी कैसी है? तो ये सवाल भी जरूरी हैं। फिर एक बार बोलूंगा, आप लोग जहां से ये शो देख रहे हैं, आप मुझसे बेहतर जानते हैं जमीन की स्थिति क्या है, लेकिन सरकारी आंकड़े ये बता रहे हैं कि कुछ राज्यों ने पिछले कुछ दिनों में टेस्टिंग घटाई है, वहीं कुछ राज्य टेस्टिंग कंटिन्यूअसली बढ़ा रहे हैं, जो कि अच्छी खबर है, लेकिन उसके पीछे भी कुछ सवाल हैं जो समझना जरूरी है। अब आगे बढ़ते हैं और टीकाकरण के बारे में। पिछले कुछ दिनों से मैं कह ही रहा हूं कि हमारे रोज के टीकाकरण की संख्या अभी भी 20 लाख के आसपास है। ये संख्या बहुत कम है, पर्याप्त नहीं है। अगर इसी रेट पे चलता रहा तो बहुत समय लग जाएगा पूरी जनसंख्या को टीकाकरण करने में। तो इसलिए फिर से हमारा आपसे अनुरोध है, अगर आपके आसपास टीका उपलब्ध है और आपने टीका नहीं लगवाया है तो कृपया टीका लगवाएं। और अब आज का आखिरी सेगमेंट, ये वो सेगमेंट है आसान भाषा में, जिसमें मैं आपको एक टेक्निकल टर्म के बारे में बताता हूं। पहले एपिसोड में मैंने आपसे कहा था कि एक्सपर्ट्स पूरे विश्व में ये मान चुके हैं कि भारत में अंडर रिपोर्टिंग है और हर देश में अंडर रिपोर्टिंग रही है, लेकिन भारत में इस समय काफी ज्यादा अंडर रिपोर्टिंग है, केसेस की भी और मृतकों की संख्या की। तो मैंने आपसे कहा था पहले एपिसोड में कि केसेस के जो रोजाना आंकड़े आ रहे हैं, असल के आंकड़े 10 से 20 के बीच हो सकते हैं, ऐसा एक्सपर्ट्स का मानना है। कुछ का मानना है ये 5 से 10 के बीच में हो सकते हैं। और जो मृतकों की संख्या है वो असल आंकड़ा 2 से 5 के बीच हो सकता है, बनिस्बत जो हमें बताया जा रहा है। तो आज मैं आपको एक ऐसा टर्म बताऊंगा जो इस काम आता है कि जो असल संख्या है केसेस की, वो हम कैसे निकालें उन संख्याओं में से जो रिपोर्ट की जा रही है। सीरो सर्वे, आप सबने सीरो सर्वे का नाम कभी ना कभी न्यूज में सुना होगा। सीरो सर्वे में जो सरकार की जो मेडिकल बॉडी है ICMR, वो एक सर्वे करते हैं। पूरे भारत के सब लोगों को कवर करना तो असंभव है, तो वो एक सैंपल बनाते हैं जहां पे वो कुछ जिले चुनते हैं, उन जिलों में कुछ गांव चुनते हैं, कुछ शहर चुनते हैं और कुछ लोगों को जाकर रैंडमली टेस्ट करते हैं। और उससे हमें एक आइडिया मिलता है कि अगर इन लोगों में संक्रमण की दर कुछ है तो यही दर पूरे भारत में भी है। सर्वे के पीछे एक पूरा विज्ञान है और इसकी एक्यूरेसी पूरे विश्व में मानी जाती है। तो एक अच्छा डिजाइन किया हुआ सर्वे आपको पूरी जनसंख्या के बारे में जानकारी देने में कारगर साबित हो सकता है। तो ICMR ने जनवरी में अपना तीसरा सीरो सर्वे किया था और उस सीरो सर्वे में ये पता चला था कि भारत में 21% लोग, तकरीबन 20% लोग कोरोना के संक्रमण का पात्र बन चुके हैं। फिर से बता दूं, तीसरे सीरो सर्वे के अनुसार तकरीबन भारत की 20% जनसंख्या कोरोना से कभी ना कभी संक्रमित हो चुकी थी। वो देखते कैसे हैं? सीरो सर्वे में आपके खून में एंटीबॉडीज चेक की जाती हैं। एंटीबॉडीज वो होती हैं जो आपका शरीर बनाता है जब आपको कोविड इन्फेक्शन सबसे पहले हिट करता है। तो अगर आपके शरीर में कोविड एंटीबॉडीज हैं तो इसका मतलब ये है कि आपको वो संक्रमण कभी ना कभी हो चुका है, चाहे आपने टेस्ट कराया हो या ना कराया हो, चाहे आप सिम्टोमेटिक रहे हो या एसिम्टोमेटिक रहे हो। तो जनवरी में हमें यह बताया गया था तकरीबन 20% जनसंख्या भारत की कोविड से संक्रमित कभी ना कभी जनवरी तक हो चुकी थी। इसका मतलब क्या हुआ? तकरीबन 20 करोड़ लोग आप लेके चलिए कि 20 करोड़ लोगों को तब तक इन्फेक्शन हो चुका था, लेकिन हमारा सरकारी आंकड़ा उस समय के हिसाब से 1 करोड़ 10 लाख के नीचे था। तो सरकारी आंकड़ा 1 करोड़ 10 लाख और सीरो सर्वे के अनुसार तकरीबन 20 करोड़ लोगों को संक्रमण हो चुका था। इसी वजह से ये एक कारण है कि एक्सपर्ट्स ये कहते हैं कि केसेस की अंडर रिपोर्टिंग 10 से 20 गुना हो सकती है। इसका मतलब जो रोजाना केसेस आ रहे हैं, जो असल केसेस हैं, उनसे 10 से 20 गुना हो सकते हैं। तो आज का एपिसोड यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आपका कोविड संबंधित ज्ञान आज बढ़ा होगा। कोई ख्याल हो, कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, मुझे ट्वीट करिएगा। अपना और अपने परिजनों का ख्याल रखिए। धन्यवाद।